27 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश के शहर धर्मशाला में तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल के नए प्रेसिडेंट ने शपथ ली। धर्मशाला में ही बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा भी 1959 में तिब्बत से इंडिया आने के बाद से रह रहे हैं। 2011 में जब से दलाई लामा ने एग्जाइल गवर्नमेंट को रन करने या उसमें किसी भी पॉलिटिकल रोल्स रखने से विड्रॉ कर लिया है, तब से ये तीसरे डायरेक्ट इलेक्शंस हैं जिसमें पेनपा शेयरिंग नए प्रेसिडेंट बने हैं। इस इलेक्शन में करीब 64,000 तिब्बतन्स ने वोटिंग की है, जो इंडिया, नेपाल, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा रीजन्स में एग्जाइल में रह रहे हैं। पेनपा शेयरिंग ने यह भी कहा कि वो सिनो तिब्बतन कॉन्फ्लिक्ट पर चाइनीज गवर्नमेंट से डायलॉग करने के लिए तैयार है। दोस्तों, सिनो तिब्बतन कॉन्फ्लिक्ट 1950s में शुरू हुआ था, जब चाइना ने तिब्बत में इन्वेजन किया और ऑटोनमस तिब्बत रीजन को चाइना में मिलाने की कोशिश की। 1950 से 1959 के बीच कई जगहों पर तिब्बतन्स को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना यानी PLA ने या तो मार दिया या फिर कई तिब्बतन्स तिब्बत छोड़कर भाग गए। अब तिब्बत में चाइनीज गवर्नमेंट है और तिब्बतन्स और चाइनीज गवर्नमेंट के बीच ये कॉन्फ्लिक्ट 6 दशकों से चल रहा है। चाइना इंडिया के धर्मशाला में रहकर काम कर रही तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता और दावा करता है कि तिब्बत 13th सेंचुरी से ही चाइना का हिस्सा है। चाइना तिब्बत में रिलीजन पर प्रतिबंध लगाने के इशू को भी डिनाई करता है, पर कई तिब्बतन्स का मानना है कि उनकी ज्यादातर हिस्ट्री इंडिपेंडेंट है और चाइनीज गवर्नमेंट उनके रिसोर्सेज रिच रीजन को एक्सप्लॉइट करने और कल्चरल आइडेंटिटी को खत्म करना चाहती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया तिब्बत को चाइनीज का हिस्सा मानता है, पर तिब्बतन एग्जाइल्स यानी तिब्बत छोड़कर आए लोगों को होस्ट भी करता है। इंडिया ने 1959 से ही तिब्बतन्स को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहने दिया है, हालांकि वो अब भी इंडियन सिटीजन्स नहीं है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में चाइनीज गवर्नमेंट और तिब्बतन्स के बीच कोई खास डायलॉग नहीं हुआ है, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने वाला है या तिब्बत को लेकर टेंशन्स बनी रहेंगी। इस पर इंडिया क्या कर सकता है और इसमें दलाई लामा का क्या रोल है, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड PDF या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। तिब्बत को तिब्बत ऑटोनमस रीजन या तिब्बत बॉट भी कहते हैं। ये चाइना और इंडिया के बीच का रीजन है जिसका वास्ट एरिया प्लेट्यूज और माउंटेन्स में है। इसी के कारण इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट है। यदि लोकेशन को देखें तो तिब्बत नॉर्थ ईस्ट में चाइनीज प्रोविंसेस ऑफ क्विंघाई, ईस्ट में सिचुआन, साउथ ईस्ट में यूनान, साउथ में म्यांमार, इंडिया, भूटान और नेपाल, वेस्ट में कश्मीर और उइगुर ऑटोनमस रीजन ऑफ शिनजियांग से नॉर्थ ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है। तिब्बत की कैपिटल सिटी लहासा है, जहां पर 1959 से पहले तक दलाई लामा का रेसिडेंस था। यही वो जगह है जहां पोटला पैलेस सिचुएटेड है। इस सिटी को बुद्धिस्ट होली सिटी मानते हैं। ये सी लेवल के करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर है। 1950 वो साल था जिसके बाद से सिनो तिब्बतन कॉन्फ्लिक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के तिब्बत में इन्वेजन से शुरू हुआ, पर इस रीजन का इतिहास हजारों साल पुराना है। ईस्टर्न तिब्बत के क्वामदो के पास मिले रून से मालूम होता है कि यहाँ 4000 से 5000 साल पहले भी ह्यूमंस रह चुके हैं। रीजन में एक माइथोलॉजी के मुताबिक तिब्बतन लोग एक मंकी और फीमेल डेमन के यूनियन से ओरिजिनेट हुए हैं। 10th सेंचुरी CE की चाइनीज टैंग डायनेस्टी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में तिब्बतन्स का ओरिजिन पैस्टोरल क्युयांग ट्राइब्स में बताया जाता है, जो नॉर्थ ईस्ट चाइना में 200 BCE में पाए जाते थे। 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक तिब्बतन किंगडम सेंट्रल एशिया का एक सिग्निफिकेंट पावर था, पर जब यहाँ किंगडम टूटा, तिब्बतन्स 10th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक कैजुअली ट्रेडर्स और रेडर्स रहे। युआन यानी मंगोल डायनेस्टी ऑफ चाइना ने तिब्बतन बुद्धिज्म की सुरक्षा की और इसे डिसयूनाइटेड मंगोलियन ट्राइब्स का पोटेंशियल स्पिरिचुअल फोकस बनाया। इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस 18th सेंचुरी में प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट तब बना जब ओइराट मंगोलिक पीपल एंड ट्राइब्स ने पूरे मंगोलिया में क्विंग डायनेस्टी को थ्रेट्स दिए। ओइराट्स दोस्तों मंगोलिया में रहने वाली 4 मेजर ट्राइब्स के कॉम्पोजिशन को कहते हैं। तिब्बत 19th सेंचुरी में हुए रशियन इंपीरियल एक्सपेंशन और इंडियाज फ्रंटियर डिफेंस पॉलिसी के बीच बफर के काम भी आया। रशियन इंपीरियल एक्सपेंशन काफी लंबे समय तक चला। रशिया एक हिस्ट्री एम्पायर रहा है जिसने कई सालों तक अपने रीजनल और टेरिटोरियल क्लेम्स की रेंज को बढ़ाया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत में इन्वेजन 1950 में शुरू किया और तब से ही ये मामला तिब्बत और वर्ल्ड वाइड एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है। पर चाइना ने ऐसा क्यों किया और क्या रीजन थे जिसकी वजह से चाइना ने तिब्बत की ऑटोनॉमी को छीना? इसके लिए हमें चाइना की पॉलिटिक्स और कम्युनिस्ट पार्टी के काम करने के तरीके को देखना होगा। दोस्तों, 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी या फिर CCP शंघाई में स्टैब्लिश हुई। ये ओरिजिनली एक स्टडी ग्रुप के जैसे चाइना की उस वक्त की नेशनलिस्ट पार्टी में फर्स्ट यूनाइटेड फ्रंट के साथ कोऑपरेट किया।
पॉलिटिकल टर्मोइल के चलते चाइनीज कम्युनिस्ट ने नेशनल आर्मी ज्वाइन कर कंट्री को वॉर लॉर्ड से फ्री करवाने के स्टेप्स लिए ताकि देश में स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बन सके। हालांकि नेशनलिस्ट ने कम्युनिस्ट को पार्टी से और आर्मी से निकाल दिया और कईयों को मार भी डाला। पर जब 1931 में जापानीज ने मैंचूरिया में इन्वेजन किया तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट को 3 खतरे दिख रहे थे: जापानीज इन्वेजन, कम्युनिस्ट अपराइजिंग और वॉरलॉर्ड इंसरेक्शंस। लेकिन दोस्तों उस वक्त के नेशनलिस्ट लीडर चियांग काई शेक के जापानीज इन्वेजन को छोड़कर इंटरनल थ्रेट पर फोकस से कुछ जनरल्स फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने चियांग को 1937 में किडनैप किया और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ कोऑपरेट करने को कहा। नेशनलिस्ट गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये सेकंड यूनाइटेड फ्रंट ज्यादा दिन नहीं चला। नेशनलिस्ट ने अब भी केवल कम्युनिस्ट को रोकने के लिए रिसोर्सेज खर्च किए और जापान पर ध्यान नहीं दिया। कम्युनिस्ट साइमल्टेनियसली रूरल सोसाइटी में खुद को मजबूत करते गए। दूसरे वर्ल्ड वॉर के वक्त कम्युनिस्ट का पॉपुलर सपोर्ट बढ़ा। चाइना में उस वक्त के यूएस ऑफिशियल्स ने रिपोर्ट किया कि नेशनलिस्ट कंट्रोल्ड एरियाज में डिसेंट का डिक्टोरियल सप्रेशन हो रहा है। इन अनडेमोक्रेटिक पॉलिसीज और वॉर टाइम करप्शन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट को कम्युनिस्ट के सामने कमजोर बना दिया। हालांकि सीसीपी ने अपने शुरुआती एफर्ट्स में सक्सेस भी पाई। कम्युनिस्ट ने लैंड रिफॉर्म किया और जापानीज लीडर्स के खिलाफ लड़ाई में अपने एफर्ट्स के लिए रिकॉग्निशन भी पाया। और दोस्तों जापानीज सरेंडर के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट गवर्नमेंट के बीच मिसट्रस्ट पैदा हुआ। चाइना में सिविल वॉर हुआ और 1949 तक कम्युनिस्ट पार्टी की जीत तय हो गई थी। अक्टूबर 1, 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर माओ जेडोंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को डिक्लेयर कर दिया। इससे हुआ ये कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के बीच दशकों के कॉन्फ्लिक्ट और एक फुल स्केल सिविल वॉर का एंड हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने मेनलैंड चाइना में कम्युनिज्म का रूल होने से दशकों तक डिप्लोमेटिक रिलेशन सस्पेंड कर दिए थे। इसी के बाद माओ जेडोंग के तिब्बत को एक तरह से पनिश करने के एजेंडा को बढ़ाते हुए 1950 में चाइना ने तिब्बत में इन्वेजन किया। माओ जेडोंग के एजेंडा में राइट पाम ऑफ चाइना बनाना शामिल था। इसमें लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश 5 फिंगर्स थी। 1950 में अपने इन्वेजन से चाइना ने इंडिया को कन्फ्रंट किया और एशिया में डिप्लोमेटिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया था। हालांकि चाइना इस मैटर पर लगाए जा रहे अधिकतर आरोपों को खारिज करता है और तिब्बत के चाइना का हिस्सा होने पर ही कायम रहता है। चाइना का मानना है कि तिब्बत उसका राइटफुल पार्ट है। कई तिब्बतन्स, मोस्टली जो चाइना में नहीं है, चाइना के एक्शंस को इन्वेजन ऑफ अ सोवरेन कंट्री का दर्जा देते हैं और चाइना की तिब्बत में प्रेजेंस को फॉरेन पावर का ऑक्यूपेशन मानते हैं। दोस्तों इन दोनों असर्शन में सच्चाई है। हालांकि चाइना के बाहर और स्पेशली वेस्ट में पब्लिक ओपिनियन ये है कि तिब्बत एक इंडिपेंडेंट और एटलीस्ट हाईली ऑटोनमस एंटाइटी है। लेकिन चाइना ने किसी भी ओपिनियन की परवाह ना करते हुए अक्टूबर 1950 के बाद तिब्बत में मैस्केयर्स किए और अपनी आर्मी को भेजकर कई तिब्बतन्स को मारा। दोस्तों जब चाइनीज ट्रूप्स तिब्बत में घुसने लगे और करीब 2.5 लाख ट्रूप तिब्बत में स्टेशन्ड हुए तो पैनिक बढ़ा। इस दौरान ल्हासा ने यूनाइटेड स्टेट्स से मदद मांगी पर कोई मदद नहीं आई। तिब्बतन्स के स्पिरिचुअल लीडर और बुद्धिज्म के गॉडमैन कहलाने वाले 14 दलाई लामा उस वक्त 23 ईयर्स के थे। उन्होंने सारी कोशिशें की पर सब फेल हो रहा था। चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत को 23 मई 1951 को एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करने के लिए फोर्स किया। ये एग्रीमेंट तिब्बत के उस वक्त के मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम, स्टैब्लिश स्टेटस, फंक्शन एंड पावर्स ऑफ दलाई लामा के मामलों में नो इंटरफेरेंस और रिलीजियस बिलीफ की फ्रीडम जैसे पॉइंट्स को इंक्लूड करता था। हालांकि चाइनीज गवर्नमेंट की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी क्योंकि इवेंचुअली वो दलाई लामा को अरेस्ट करना चाहते थे। 1950 से 1959 तक कई तिब्बतन्स चाइनीज डोमिनेशन के खिलाफ रिवॉल्ट करते रहे। चाइनीज फोर्सेस के तिब्बत में होने से फोर्स्ड लेबर और सेपरेशन बढ़ने लगा। ये इतना बढ़ गया कि तिब्बतन्स ने अपने गुरिल्ला वॉरफेयर ग्रुप बनाया जिसका नाम नेशनल वॉलंटियर डिफेंस आर्मी रखा। इसे चुशी गैंगग्रुप भी कहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक चुशी गैंगग्रुप को सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA अमेरिका ने ट्रेन किया था। उन्हें CIA के 2 रेडियो ऑपरेटर से असिस्ट किया गया था। मार्च 1959 में CIA को अलर्ट मिला और उसने तिब्बत में ऑपरेशन इमीडिएट शुरू किया। इस ऑपरेशन में CIA के ऑपरेटिव्स और चुशी गैंगग्रुप आर्मी ने दलाई लामा के लिए एस्केप का रास्ता बनाया। चुशी गैंगग्रुप ने रास्ते में मिलने वाले सभी चाइनीज सोल्जर्स को या तो मार दिया या तो कैप्चर कर लिया। दलाई लामा ने 20 लोगों के साथ 17 मार्च 1959 को ल्हासा को छोड़ा। इन 20 लोगों में तिब्बतन गवर्नमेंट के 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। दलाई लामा रात में ही सफर करते थे। तिब्बतन प्लेटू की हार्श जर्नी, स्नोफॉल और रेन्स को उन्होंने पैरों से और नदियों को उन्होंने घोड़ों से 15 दिनों में पार किया। वो 31 मार्च 1959 को अरुणाचल प्रदेश की तवांग मोनेस्ट्री पहुंचे और तब से वो इंडिया में ही है। दोस्तों इंडिया का तिब्बत को लेकर स्टैंड एक जैसा नहीं रहा है। हालांकि इंडिया में रहने वाले तिब्बतन्स को इंडिया होस्ट करता है पर अभी उन्हें सिटीजनशिप या उसके कोई ऑप्शंस नहीं खोले हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से तिब्बत को चाइना का हिस्सा मानती आई है और तिब्बत कॉज में भी इंडियन गवर्नमेंट प्रोएक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है। इंडियन अक्सर इस मुद्दे में चाइना की तरफ लीन करता है।
इंडिया तिब्बतन्स को फॉरेनर्स ही मानते आए हैं। इसका एक कारण ये भी है कि इंडिया 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन में सिग्नेटरी नहीं है, जिससे स्टेट रेफ्यूजीज को राइट देना या उनके प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेल आउट कर देता है। इंडिया में रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने का कोई डोमेस्टिक लॉ भी नहीं है। केवल तिब्बतन्स ही नहीं, श्रीलंकन्स, अफगान्स, बांग्लादेशीज और म्यांमार से रोहिंग्यास को मिलाकर करीब 2 लाख रेफ्यूजीज बाई लॉ फॉरेनर्स हैं। हालांकि तिब्बतन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी ऑफ 2014 के तहत तिब्बतन्स को ज्यादा राइट्स और बेनिफिट्स दिए जाने हैं, पर इसमें भी उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स, गवर्नमेंट जॉब्स और ट्रैवलिंग राइट्स नहीं है। तिब्बतन्स पासपोर्ट रख सकने के लिए एलिजिबल हैं और इसके साथ ही वो इंडिया को छोड़ भी रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 से 2018 के बीच तिब्बतन्स 1.5 लाख से केवल 85,000 ही बचे हैं। दोस्तों, तिब्बतन्स के नंबर में कमी का रीजन ये भी है कि वो बड़ी संख्या में तिब्बत वापस जा रहे हैं या यूएस माइग्रेट हो रहे हैं। राजीव गांधी रजीम के वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने एक ज्वाइंट कमेटी में तिब्बत को चाइना का ऑटोनमस रीजन बताया था, लेकिन बाद में इंडियन साइड चाइना के नैरेटिव की तरफ ज्यादा झुकने लगा। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी रजीम ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस ऑटोनमस रीजन को साफ तौर पर चाइना की टेरिटरी का हिस्सा बताया और यहां तक कहा कि तिब्बतन्स द्वारा कोई एंटी चाइना एक्टिविटीज को इंडिया अलाउ नहीं करेगा। रिसेंटली भी तिब्बतन्स और इंडियन गवर्नमेंट के बीच टाइज कमजोर हैं। 2018 के मार्च में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तिब्बतन्स को दिल्ली में रैली करने से रोका था। इन सब इश्यूज के कारण दलाई लामा ने तिब्बतन्स को एक साथ रहने को कहा और यह भी कहा कि इंडिया इज ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स चाइना। दोस्तों, तिब्बत के कॉज पर इंडिया अब तक साइलेंस है और कई एस्पेक्ट्स में यह प्रॉब्लमैटिक है। एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि इंडिया को तिब्बत पर अपनी पॉलिसीज चेंज करनी चाहिए और 15 दलाई लामा के रीइनकार्नेशन में खुद को प्रोजेक्ट करना चाहिए। यूएसए ने भी तिब्बत पर अपना स्टैंड चेंज किया है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने दलाई लामा के सिलेक्शन को लेकर चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट किया और रिलीजियस बिलीफ्स को इग्नोर किया था, पर तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट 2020 और टीपीएसए को साइन कर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने दलाई लामा के सिलेक्शन को ऑटोनमस रखा है। ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से इंडिया के लिए सबसे अच्छा मौका है इस इशू में साइलेंस ब्रेक करने का। इंडिया की प्रेजेंट बीजेपी लेड गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, इस पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द बीजेपी के मेंबर शेषारी चौधरी का कहना है कि मोदी के पास 4 ऑप्शंस हैं। चारी के मुताबिक चाइना के साथ इंडिया कभी सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर पाया है। इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग भी रिड्यूस नहीं हुई है। एक न्यूज़पेपर को दिए ओपिनियन में चारी ने लिखा कि चाइना केवल तिब्बत को लेकर कंटेंट नहीं है, बल्कि वो 5 फिंगर्स प्लान को लेकर काम कर रहा है। चारी के मुताबिक दुनिया भर में तिब्बतन्स अपने 4 फादर्स के लैंड पर लौटने का और फ्री नेशन का लेजिटिमेट राइट रखते हैं। तिब्बत क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारी कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट को चाइना की वल्नरेबिलिटीज को देखते हुए कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपका क्या ओपिनियन है कि इंडिया को कैसा स्टैंड रखना चाहिए तिब्बत को लेके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।